चलिए पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन में जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हो चुका है एक बार। बस क्वेश्चन को घुमाया कैसे, तो देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत, कौन सा ऐसा अधिनियम है के तहत भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। कौन सा ऐसा अधिनियम है बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी लगाया उन्होंने सही लगाया है। 1909 का मार्लो मिंटो सुधार जो हुआ था, यही था जो कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की थी, ठीक है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 लगाया, मतलब बी लगाया, ठीक है। चलेंगे, और भी डिटेल है जो कि पीडीएफ के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। दूसरा प्रश्न है, उससे पहले एक बात बता दूं कि पीडीएफ आपको मिलता रहेगा, सभी का पीडीएफ मिल जाएगा। जितना है 15 प्रैक्टिस है, एक बार में ही फिर कर दूंगा। थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ा टाइम चाहिए मुझे भी, कि पीडीएफ बनाने में वक्त लगता है और थोड़ा और भी वीडियो बनाने पड़ते हैं, इसलिए। तो चलिए, संविधान की विशेषताएं, ठीक है, संविधान की विशेषताएं और उनके स्रोत में से कौन सही सुमेलित है। संविधान की जो विशेषताएं हैं और उनके स्रोतों में से कौन सही सुमेलित है, बताइएगा। इसमें सुमेलित करना है आपको, जवाब दीजिए मेरे दोस्त। तो इसका दूसरा का जो है आंसर का जवाब दीजिए, इसमें सुमेलित करना है, कौन सही है बताना है। तो आप बताइए, विधि का शासन क्या अमेरिकी संविधान से लिया गया है, स्रोत बताना है। स्रोत का अगर मेरा वीडियो देखें संविधान स्रोत का MCQ, तो आप जरूर इसका आंसर लगाइएगा। तो विधि का शासन जो है, क्या ये आंसर सही है, अमेरिका से के संविधान से लिया गया है, क्या ये सही है बताइएगा। तो नहीं, ये अमेरिका से नहीं लिया गया, ये गलत है, ठीक है। आगे बताइए, राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति बताइए। कनाडा लिखना था, यहाँ पे गलत हो गया, कनाडाई लिखा गया, कनाडा के संविधान से, तो ये भी नहीं लिया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति जो है कनाडा से नहीं लिया गया है, याद रखेंगे। आगे बताइएगा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, एकदम सही है। दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती थी राज्यसभा लोकसभा की, ये जो है आपका तीसरा, जिसमें देखिए ये तो कट गया, ये कट गया, क्या कि 1 और 2 की तो बात ही नहीं थी, तो तीसरा ये भी कट गया, 2 आ गया, तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, तो मतलब समानता और बंधुत्व फ्रांसीसी संविधान से जो है लिया गया है, मतलब फ्रांस से लिया गया है। संसद के संयुक्त बैठक भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं, ठीक है, देख रहे हैं आप, है ना। और समानता और बंधुत्व का फ्रांस से मतलब स्रोत से लिया गया है। तो इसका आंसर आप देख लिए कि ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। इसका आंसर आप देख लिए सी है, 3 और 4, ठीक है, ये सही है, ठीक है। लेकिन अब सवाल उठता है कि विधि का शासन कहाँ से लिया गया, तो याद रखिएगा, अमेरिका से ना लेके ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से, ब्रिटेन से, ठीक है, ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया है, ध्यान रखेंगे। और दूसरा का जो है राष्ट्रपति का चुनाव की पद्धति, याद रखिएगा, आयरलैंड से लिया गया है, कनाडा से नहीं, आयरलैंड से, ठीक है, आयरलैंड से, ठीक है, याद रखिएगा, समझ गया, आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएंगे। चलेंगे तीसरा प्रश्न की ओर। चलिएगा, तीसरा प्रश्न आप देख रहे हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में सुमेलित करना है। अब अगर मेरा अनुच्छेद का वीडियो आप देखे होंगे तो ज़रूर आप इसे टिक आउट करेंगे, क्योंकि मैंने संपूर्ण अनुच्छेद, मतलब समझिए 1 से लेके 395 अनुच्छेद थे, सारे अनुच्छेद का मैंने MCQ करवाया है, वो भी लूसेंट के तहत। सोचिए, MCQ करवाया, नहीं कि मैंने पढ़ाया है, MCQ। आप अगर सेट प्रैक्टिस नहीं रखें तो देख लीजिए, आप पक्का मारिएगा। तो बताइए, जैसे राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया बताइए, सुमेलित करना है, मिलान करना है। तो देखिए, सुमेलित में याद रखिएगा, राष्ट्रपति का महाभियोग की अगर बात ही हो तो आप जानते हैं अनुच्छेद 61 है ना। थोड़ा क्लियर कर देता हूँ अच्छे से, ठीक है, 1 मिनट। चलिए, अब तब आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 61 के तहत चलता है, ठीक है, 1 का, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा का बताइएगा, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किससे है, मतलब कौन से अनुच्छेद में है क्षमादान की बात की गई है, बताएंगे। इसका आंसर का जवाब देंगे आप। तो बताइएगा, मैंने एक बताया, बहुत इजी था इसलिए। दूसरा बताइएगा, दूसरा क्या था, दूसरा भी बहुत इजी है मेरे दोस्त, बी ही होगा इसका भी, अनुच्छेद 72 के तहत, ठीक है। तो राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के 1, मतलब 61 में, याद रखिएगा। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, तो देखिएगा दूसरा क्या आप जो है अनुच्छेद 72 बी होगा, है ना। अब भारत का महान्यवादी किस अनुच्छेद के तहत आता है, ये बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो महान्यवादी की अगर बात करें तो अनुच्छेद 76, देखिए सब बराबर बराबर है। तो बचा क्या, संसद का सत्र जो है, या 17वां जो होता है तथा भंग करना जो है अनुच्छेद 85 के तहत आता है, दोनों
संसद का सत्र जो है भंग करना अनुच्छेद 85 के तहत आता है। तो अब देखिए, एक का ए हो गया, 2 का बी होगा, ठीक है, 3 का सी होगा, एकदम सही है, 4 का डी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है ना, सब तो सही है, ठीक है। बहुत ईजी प्रश्न था। अनुच्छेद अगर मेरा वीडियो देखेंगे तो जरूर, अगर जो मेरा अनुच्छेद वीडियो देख के आप अगर इसका सेट प्रैक्टिस किए हैं वो कमेंट करेंगे क्या क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। और इसके बाद 2 सेट और हैं, इसके बाद खान सर का प्रीवियस ईयर 7 प्रैक्टिस सेट होंगे, और जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो चलिए उसे भी करेंगे। आगे इसे ख़त्म करते हैं। आगे है विधानसभा जो है, विधानसभा में सीटों के अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, बताइएगा। विधानसभा में सीटों के अधिकतम तथा न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है मेरे दोस्त, बताइएगा। तो याद रखिएगा, इसका आंसर आपके सामने है, ऑप्शन आंसर ऑप्शन दोनों कहिए सामने है, आप बताइएगा कितना हो सकता है, बताएंगे। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी लगाया कि 500 से अधिकतम 500 और न्यूनतम 60, याद रखिएगा। तो विधानसभा की अगर बात करें, सीटों का अधिकतम पूछेगा तो 500 लगाइएगा, और न्यूनतम पूछ दिया तो आप क्या लगाइएगा मेरे दोस्त, 60 लगाइएगा, ठीक है। अगर देखा जाए कि सबसे बड़ा अगर पूछा जाए, सबसे बड़े राज्य में, ठीक है, सबसे बड़े राज्य में पूछे आपसे, राज्य में, ठीक है, राज्य में आपसे पूछा जाए कि कहाँ का विधानसभा का सदस्य ज़्यादा है, तो याद देखिएगा यूपी का, कहाँ का, उत्तर प्रदेश का, यूपी का कितना है, तो 404 सदस्य हैं मेरे दोस्त, ठीक है। अगर कम आबादी और आकार में छोटा अगर होता है, मान लीजिए वहाँ की जनसंख्या कम होता है, मतलब वहाँ का विधानसभा सीट का जनसंख्या जो है कम होता है। तो चलिए बताइएगा, निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कथन सही नहीं है ये पूछ रहा है। तो चलिए, तो देखिए आगे ए और बी पढ़ लेते हैं। संविधान के भाग 15, ठीक है, 15 के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच निर्वाचन आयोग का वर्णन है, एकदम सही है, ये एकदम सही है, इसमें कोई शक नहीं है, इसे नहीं आप काट सकते हैं, ठीक है, लेकिन पूछा है नहीं में, ठीक है। तो देखिए संविधान का भाग 15 में है, चर्चा है इसका, ठीक है, अनुच्छेद 324 से 29 के बीच निर्वाचन आयोग का वर्णन है, एकदम सही है। आगे बी भी देखिए, बी भी सही है, कैसे, तो देखिए निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या जो है राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, किसके द्वारा करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा, तो ये भी क्लियर है, ठीक है। तो चलिए तीसरा देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के जो है प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण नहीं कर सकता, एकदम सही है, ऐसे नहीं कर सकता धारण कोई भी चीज़ को, ठीक है। आगे चलेंगे, ये देखिए, ये तो आपका हो गया, ठीक है, सी को हटा देता हूँ। यहाँ देखिए निर्वाचन आयोग के सदस्य जो हैं 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की उम्र दोनों में जो पहले हो के लिए पद धारण कर सकता है। देखिए दोनों में से जो पहले होगा वो पद धारण कर सकता है, ये नहीं है, ये गलत है, और यही पूछ रहा था कि नहीं, तो नहीं में ऑप्शन नंबर डी जो लगाए हैं वो सही लगाए हैं, जो कि नहीं भी पूछा, नहीं तो सब सही था। ये 6 वर्ष से अवधि 62 वर्ष ऐसा। किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जा सकता है, किस अनुच्छेद के तहत जो है संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति से भेजा जा सकता है, बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, जवाब देंगे। अनुच्छेद देख रहे हैं मेरे दोस्त, अनुच्छेद अगर पढ़े हैं तो आप जरूर जवाब देंगे, जरूर मेरा वीडियो अगर देखे हैं तो देख लीजिए, नहीं तो कहीं से भी अनुच्छेद का वीडियो आप देख सकते हैं, जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अनुच्छेद पूछता है बिहार एसएससी देने जा रहे हो या बिहार एसआई का, बिहार कितना भी एग्ज़ाम, किसी भी बिहार एग्ज़ाम देने जा रहे हो, अनुच्छेद उसका फेवरेट है, ध्यान रखिएगा। और संविधान संशोधन बताइएगा, 1 से 2 क्वेश्चन तो पुट होता है। इसका जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी का जवाब देंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। अनुच्छेद 111 में ये चर्चा किया गया किसका, तो याद रखिएगा संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जा सकता है, अनुच्छेद 111 में। अब देखिए 106 की अगर बात करें तो थोड़ी सी वर्णन कर लेते हैं। संसद की अगर देखिएगा, संसद, ठीक है, संसद है ना, संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते की बात की गई है, याद रखिएगा, वेतन और भत्ते की 106 में याद रखेंगे। 109 में अगर बात करें तो 109 में याद रखिएगा धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है, किसके विषय में, धन विधेयक, ठीक है, विधेयक के विषय में, याद रखेंगे। आगे चलेंगे, अनुच्छेद 121 की अगर बात करें तो संसद में चर्चा
पर जो है निर्बंध या निबंध कहिए, चर्चा पर कोई बातें या चित्त करने के लिए ये अनुच्छेद 121 की बात किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि संसदीय समिति के संबंध में, ठीक है, संसदीय समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, दिख रहा होगा ऑप्शन, आप जवाब देंगे। ठीक है, फटाफट जवाब देंगे, थोड़ा सा आपको टाइम दिया जाएगा, जल्दी जवाब देंगे, फटाफट जवाब देंगे मेरे दोस्त। तो जवाब दीजिए, ठीक है, जवाब दीजिए, तो बताइएगा। तो 7वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा, इसमें से नहीं है तो 1 नहीं होगा, 3 सही होगा। तो यह समिति जो है, यह समितियां कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, एकदम सही है, इसमें कोई शक नहीं है, ये सही है। ठीक है, नहीं खोजना है। ठीक है, यह विभिन्न विभागों द्वारा किए गए खर्चों, भ्रष्टाचार मामलों आदियों की जांच करती है, एकदम सही है। संसदीय जो समिति है ये सब से संबंधित है, याद रखिएगा। दूसरा भी सही है। तीसरा देखिए, समितियां केवल संसद के अधिवेशन के समय कार्यरत है, ये एकदम गलत है। संसद के समय क्यों कार्यरत होगा? यह समितियां संसद के दैनिक कार्यों में भी भूमिका निभाती है। तो देखिए ये भी सही है, ठीक है, लेकिन सी जो है केवल नहीं है। ठीक है, ये सभी क्षेत्रों में है, था, ये करता है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है। ठीक है, और ज़्यादा जानकारी PDF के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो चलेंगे 8वां प्रश्न की ओर चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा स्मॉल करता है। चलिए, इसमें नहीं से ज़्यादा सवाल पूछता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नहीं से ज़्यादा सवाल पूछता है। ठीक है, 8वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में अनुसूची मेरा वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में पॉलिटिकल लिखिएगा, प्लेलिस्ट है पॉलिटिकल करके, उसमें सारा है। निम्नलिखित अनुसूचियों में कौन सही सुमेलित नहीं है? मतलब 3 अनुसूचियाँ जो है आपका सही होगा और 1 अनुसूची जो है इसमें नहीं है। तो बताइए, दूसरी अनुसूची क्या सही है, तीसरी अनुसूची सही है, चौथी अनुसूची सही है कि 5वीं अनुसूची सही है? कौन सा अनुसूची जो है सही है? तो याद रखिए, दूसरी अनुसूची की अगर बात करें, नहीं में पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, तो विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन तथा भत्ते, एकदम दूसरा अनुसूची में वेतन और भत्ते की बात ही करता है। तीसरा अनुसूची की अगर बात करें तो जितने विभिन्न पदाधिकारी हैं या अधिकारी हैं द्वारा ली जाने वाली शपथ, एकदम सही है, तीसरे अनुसूची में शपथ है, दूसरा में आप जान ही रहे हैं वेतन है। चौथा में क्या है कि विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदेशों का राज्यसभा के प्रतिनिधित्व होता है, एकदम चौथा भी आपका एकदम सही है। लेकिन आपका जो 5वां है ये थोड़ा गलत है, 5वीं अनुसूची जो है गलत है। क्यों? देखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन जो है 5वां नहीं है। ठीक है, ये 5वां नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये है 6ठी अनुसूची में आता है। किस में आता है? तो 6ठी अनुसूची में आता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब बचा क्या कि 5वीं अनुसूची में क्या आएगा? तो 5वीं अनुसूची में है कि आता तो है अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति का प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है, मतलब उसके देख रेख या कंट्रोल करने के मतलब देखभाल में। लेकिन मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन जो है 6ठी अनुसूची में है। ठीक है, क्लियर हो गए? आगे की ओर चलते हैं। इसमें बहुत इजी प्रश्न था, आप समझ गए होंगे। 9वां बताइए कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त जो बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हैं तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेगा? बताइएगा, कौन करता है ये बताइए। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त जो बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेगा? अगर लोकसभा नहीं है, ठीक है, अनुपस्थित है, तो बताइए कि उस समय कौन करेगा संयुक्त बैठक? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 9वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है लोकसभा का उपाध्यक्ष, उन्होंने सही जवाब दिया है। ठीक है, लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा अगर लोकसभा नहीं है तो, क्योंकि देखिए संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक होना तो जरूरी होता है, लेकिन अगर अनुपस्थित है तो उसके उपाध्यक्ष होंगे लोकसभा के। क्लियर हो गए? चलेंगे आगे की ओर। 9वां प्रश्न आपका क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। 10वां प्रश्न जो है सिंधु सप्ताह संबंधित है। ठीक है, सिंधु सप्ताह जो है संबंधित है, किससे संबंधित है ये बताएंगे। ठीक है, तो सिंधु सप्ताह जो है संबंधित है, किससे संबंधित है? तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है आद्य ऐतिहासिक युग, उन्होंने सही जवाब दिया है। ठीक है, जिन्होंने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी, उन्होंने सही जवाब दिया है। और टाइमिंग आपको बता दिया गया है, और आपको एक शॉर्ट वीडियो में अभी तक अपलोड नहीं हुआ है क्योंकि थोड़ा सा बिजी थे, लेकिन आज रात तक आपको अपलोड हो जाएगा। PDF आपको सारा आपको आज रात तक मिल जाएगा, जितना पढ़ाया गया है आज का।
ठीक है। और मैं याद है मुझे अरिहंत का PDF भी देना है, मैं दे दूँगा, ठीक है। तो चलिए थोड़े से स्मॉल कर देता हूँ इसे, ठीक है, स्मॉल कर दिया। अब इसमें बताइए सूची 1 सूची 2 की बात है, 11वां है सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। सूची में दिए गए नीचे जो है, सूची में नीचे दिए गए हैं, जिसमें एक में वैदिक नदी है, आधुनिक नाम, ठीक है। आधुनिक नाम मतलब वैदिक नदी जो पुराने समय का जो नदी है उसका आधुनिक नाम क्या है, यही सवाल है। तो चलिए थोड़े से ऊपर की ओर कर देते हैं और थोड़े से जूम कर देता हूँ, ठीक है, समझ गए। तो आइए तो बताइएगा कुंभ जो है, कुंभ जो नदी है वैदिक काल में जो कुंभ नदी था वो बताइए आधुनिक नाम क्या है, तो काबुल। क्या नाम है, काबुल, ठीक है, काबुल नाम है, याद रखेंगे। पुरुषनी, पुरुषनी जो नदी है वो बताइएगा वर्तमान में क्या है, तो रावी नदी के नाम से जाना जाता है। तो ए, ठीक है, बी, तो ए का 2 होगा, तो ए का 2 जहाँ होगा वो सही है। अब 2 का 3 होगा मतलब सही है, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर है। सदा नीरा, सदा नीरा जो है नदी गंडक नदी को कहते हैं आधुनिक में, ठीक है, गंडक नदी को। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी का जो है ए है। सतुद्री, सतुद्री जो है सतलज नदी को कहते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, जिन्होंने 4 दिया। तो ऑप्शन नंबर बी जिनका आया है वो सही आंसर है इनका, ठीक है। आगे की ओर चलेंगे, चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न बन रहा है, 12वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, याद रखिएगा, मतलब बहुत सारा प्रश्न है, प्रैक्टिस सेट 13वां, याद रखेंगे। बौद्धिक ग्रंथ एवं उनके रचनाकार के संबंध में कौन सा विकल्प जो है गलत है, बताएंगे कौन सा विकल्प जो है गलत है। देखिए गलत इस 13वां प्रैक्टिस सेट में सिर्फ गलत है, उसको सही बताना है। तो अब जब तक याद नहीं होगा तब तक तो गलत ही है। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट में भी क्लियर करेंगे। तो देखिए मिलिंद, ठीक है, मिलिंद पन्हु जो ग्रंथ है उसका रचनाकार कौन है। तो याद रखिए नागसेन का नाम सुने हैं, तो सामने है नागसेन, एकदम सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। चलिए माध्यमिक जो है माध्यमिका कारिका, ठीक है, माध्यमिका कारिका का रचनाकार कौन है। माध्यमिका कारिका ग्रंथ है उसका रचनाकार कौन है, नागार्जुन, एकदम सही है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अभिधम कोश, ठीक है, अभिधम कोश का लेखक कौन है, तो वसु बंधु, एकदम सही है। लेकिन यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है, क्योंकि विशुद्धि जो है विशुद्धि मगम, विशुद्धि मगग, ठीक है, मगग, याद रखिएगा विशुद्धि मगग, याद रखिएगा। इसके लेखक जो हैं आपके कौन है बताइएगा, तो इसके हैं बुद्ध घोष, नाम है यहाँ घोष तो सही है, लेकिन यहाँ पे अश्व घोष के जगह पे आपका है बुद्ध घोष। क्या है मेरे दोस्त, बुद्ध घोष है, ठीक है। अगर पूछा जाए बुद्ध चरित्र, ठीक है, बुद्ध चरित्र का अगर बात करें तो अश्व घोष को याद रखेंगे। अगर अश्व घोष का अगर याद करते तो बुद्ध चरित्र को याद करते, ठीक है। क्लियर हो गए, ऑप्शन नंबर डी जिनका आया वो सही आंसर है। 13वां प्रश्न का जवाब देंगे। 13वां प्रश्न है किस विद्वान का मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदू को सजा देना था, बताइएगा। मतलब किस विद्वान का मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार नियंत्रण चला था का एक बड़ा उद्देश्य क्या था कि हिंदुओं को सजा देना था। तो बताइए कौन बताया था, इसमें से 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो याद क्या, जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है जियाउद्दीन बर्नी, कौन है, जियाउद्दीन बर्नी जो था उन्होंने ही बताया था अपने पुस्तक में कि जो अलाउद्दीन है बाजार नियंत्रण जो बनाया था, एक तरह से चलाया था, वो हिंदुओं को सजा देने के लिए किया था। अब जियाउद्दीन जो बर्नी है उसका किताब का नाम भी तो इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा तारीख, क्या नाम है, तारीख है, याद रखिएगा फिरोज, क्या, फिरोज शाही, ठीक है। क्लियर, आगे चलेंगे। 14वां प्रश्न का जवाब देंगे। 14 प्रश्न का जवाब देंगे। 14 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ था। कौन सा विद्रोह जो है सबसे पहले हुआ था, इसका मतलब डेट याद रखना होगा, ठीक है। तो बताइएगा कौन सा सबसे पहले विद्रोह हुआ था। तो बताइए बंगाल का सिपाही विद्रोह जो हुआ था कब हुआ था। तो याद रखिए ये 1764 में हुआ था, ठीक है। तो 1764 में जो हुआ था ये बंगाल का सिपाही विद्रोह है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बताइएगा। तो सिपाही विद्रोह, बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 में, याद रखेंगे। बेलोरा का विद्रोह याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा तब हो जाएगा। बेलोरा का सिपाही का विद्रोह 1806 में हुआ था, सिर्फ सुनिए आंसर आ जाएगा। कोल विद्रोह जो हुआ था याद रखेंगे 1831 से 32 तक हुआ था, ठीक है, 31 से 32 तक हुआ था। अब कच्छ का विद्रोह जो हुआ था आपका 1819 से आपको 31 तक हुआ था।
तो बताइए कौन सबसे पहले हुआ। तो आप जानते हैं सब तो 1800 में हुआ, बचा तो 1700 में, 1764। तो ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने लगाया है उन्होंने सही जवाब लगाया। ठीक है, आगे चलेंगे। 15वां प्रश्न क्या है कि 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। बताइएगा 1857 की जो क्रांति हुई थी, 57 की जो क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुस्लिमों का षड्यंत्र था। बताइएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। 15वां प्रश्न का जवाब दीजिएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने लगाया है उन्होंने सही लगाया है, टेलर और आउट्रम। याद रखिएगा आउट्रम, टेलर और आउट्रम ने कहा था, याद रखिएगा। 16वां प्रश्न का जवाब देंगे, बहुत ही सटीक प्रश्न है। 16वां, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। बताइएगा, राजेंद्र प्रसाद जो थे वो बोले थे कि पाकिस्तान का जन्मदाता है, कौन है उसे बताइए, यही पूछा गया है। तो याद रखिएगा लॉर्ड मिंटो। किसे? तो लॉर्ड मिंटो को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मानते थे कि जन्मदाता है पाकिस्तान का। समझ गए? ठीक है, याद रखिएगा। आइए मुस्लिम लीग का गठन बताइए, बहुत महत्वपूर्ण है। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था बताइएगा। तो 1906 में, मूल नहीं मुस्लिम लीग, बताइएगा 1906 में। ठीक है, क्लियर हो गए। तो राजेंद्र प्रसाद क्या मानते थे आप जान गए, लॉर्ड मिंटो। चलिए आगे की ओर चलिए। 17वां प्रश्न का जवाब देंगे। मद्रास महाजन सभा की स्थापना में कौन सम्मिलित नहीं है। देखिए नहीं सवाल बहुत पूछ रहा है 13वां से, क्योंकि बहुत पूछ चुका है। तो बताइए नहीं थे। तो बताइए मद्रास महाजन सभा की स्थापना में कौन सम्मिलित नहीं थे, ये जवाब दीजिएगा। प्रश्न का जवाब देंगे तो जिन्होंने 17वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी दिया है एमजी रनाडे, उन्होंने सही जवाब दिया है। ठीक है, तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है एमजी रनाडे नहीं किए थे, ये सवाल था। किए थे कौन कौन, ये सवाल उठता है। तो आगे तो सबसे पहले डेट याद रखिए। तो कब याद रखिएगा, तो 1884 में हुआ था। याद रखेंगे 1884 में आपको मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना जो है आपके ऑप्शन नंबर जो ए देख रहे हैं ना, जी सुब्रमण्यम, वो थे। ठीक है, वो किए थे। एक और आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, पी आनंद चारुलू, ये भी सही थे। ऑप्शन नंबर सी डी जो देख रहे हैं, बी राघवाचार्य, ये तीनों थे। याद रखिएगा तीनों ने मिलकर ये किए थे, लेकिन ये एमजी रनाडे नहीं थे। ठीक है, डेट याद जरूर रखिएगा। कि 18वां प्रश्न का जवाब देंगे। 18वां प्रश्न क्या है बताइएगा, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। बताइएगा किस घटना को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। बताइएगा कौन सा। तो आप जान गए होंगे कौन सा घटना हुआ था। ठीक है, तीनों घटना जो है महत्वपूर्ण है, लेकिन तीनों घटना में एक घटना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आप जानते हैं चौरी चौरा कांड। ये चौरी चौरा कांड होना ही सबसे बड़ा इनका भूल था, जो कि कब हुआ था। तो याद रखिए चौरी चौरा कांड अगर पूछे तो बताइए कब होगा, बताइएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जो थे असहयोग आंदोलन सबसे पहले कब शुरू किए थे, 1 अगस्त। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, ये आप जान गए। लेकिन अगर पूछा जाए कि चौरा चौरी कांड जो हुआ था कब हुआ था, तो ये देखिए ये चौरा चौरी घटना जो हुई थी, घटना जो बताइए कब हुआ था, ये बताइएगा, बताएंगे। तो याद रखिएगा 1922 में हुआ था। ठीक है, क्लियर। चलेंगे आगे की ओर। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है, ये बताइएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भगत सिंह का स्मारक जो है कहाँ स्थित है, ये बताएंगे। भगत सिंह का जो है स्मारक कहाँ शुरू, याद रखिए असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक हुआ था, क्योंकि चौरा चौरी कांड 22 में हुआ तभी रुका था, ऐसे नहीं रुका था। ठीक है, याद ध्यान। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है, ये बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो याद रखिएगा भगत सिंह का स्मारक जो है आपका फिरोजपुर में स्थित है, याद रखेंगे। कब भगत सिंह को जो है, भगत सिंह सुखदेव जो हैं ये दोनों और राजगुरु तीनों को फांसी कब दी गई थी, ये बताइएगा। तो 1931 को। ठीक है, 1931 को इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। ठीक है, आप जान गए। चलिएगा, इनको अगर वो 23 मार्च को हम लोग इनकी फांसी जो हुई थी, किनकी, भगत सिंह की, राजगुरु की और सुखदेव की। बहुत ही दुखद दिन था। चलेंगे आगे। 20वां प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था। कौन सा ऐसा शासक था जो भाग लिया था।
बताइएगा 20वां प्रश्न का जवाब देंगे तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी शक्र सिंह, उन्होंने सही जवाब दिया है शक्र सिंह। याद रखेंगे, शक्र सिंह याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। 21वां प्रश्न का जवाब देंगे पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर किसे नियुक्त किया गया था। बताएंगे किसे नियुक्त किया गया था, ये बताइएगा। पटना के प्रथम जो अंग्रेज मजिस्ट्रेट हैं के पद पर किसे नियुक्त किया गया था, ये बताइए। 21वां प्रश्न का जवाब देंगे तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट, उन्होंने सही जवाब दिया है, याद रखेंगे। चलिएगा 22वां प्रश्न का जवाब देंगे तो 22वां प्रश्न का जवाब दीजिए निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर जो है जोड़ता है। कौन सा ऐसा है जो कि जल डमरू मध्य जो है, कौन सा है जो कि काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। कौन सा ऐसा सागर जल डमरू का नाम बताइए, जल डमरू मध्य बताइए। तो याद रखिएगा इसका आंसर जवाब दीजिए। 22वां का आंसर का जवाब देंगे तो आप जानते हैं 22वां का आंसर का जवाब है आपका सामने ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने दिया है उन्होंने सही दिया है बास्पोरस जल डमरू। याद रखेंगे बास्पोरस जल डमरू है, याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलेंगे आगे की ओर। 23वां प्रश्न का जवाब दीजिए। 23वां प्रश्न है आपका कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन आप जानते हैं 22 दिसंबर को मनाते हैं, याद रखिएगा 22 दिसंबर को होता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलेंगे आगे। PDF के माध्यम से आपको जानकारी ज़्यादा मिल जाएगी। चलते हैं। दो समानांतर जो भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है। दो समानांतर भ्रंश है, ठीक है, उसके बीच जो उठा हुआ भाग जो दिखता है उसे क्या कहते हैं, ये बताइएगा। आपके सामने 4 प्रश्न हैं, 4 ऑप्शन हैं, जवाब देंगे। तो आप ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं ब्लॉक पर्वत, उसे ब्लॉक पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें, बताइएगा दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, जवाब देंगे मेरे दोस्त, जवाब दीजिए। तो बताइएगा 25वां प्रश्न का जवाब देंगे कौन सा आंसर जो है होगा। तो याद रखिएगा इसमें जो है मृत्तिका का अनुपात अधिक तथा बालू के कण कम होते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो गलत हुआ। देखिए मृत्तिका, बालू और गादा का अनुपात बराबर होता है। नहीं, ये गलत है। उपरोक्त में से सभी, ये भी नहीं, क्योंकि 1-2 गलत हो गए तो ऑप्शन नंबर बी बचा। बालू के कणों का अनुपात अधिक और मृत्तिका की मात्रा कम होती है, बस यही सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है। ठीक है, आगे की ओर। 26वां प्रश्न का जवाब देंगे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ पवन है, एक तरफ देश है। बताइएगा कौन सा सुमेलित नहीं है, ये जवाब देना है। तो बताइए, पवन का नाम बताना है और आपको देश। तो बताइए कौन सा नहीं है, ये पूछ रहा है। तो देखिए आगे तो सबसे पहली बात सेंटा एना जो है एक हवा है। क्या है? सेंटा एना जो है हवा है, ध्यान रखेंगे। बताइएगा क्या कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो जो 26वां प्रश्न का जवाब देंगे तो देखिए सेंटा एना जो है कैलिफोर्निया में है, एकदम सही है। हबूब याद रखिएगा सूडान में है, एकदम सही है। ठीक है, यामो भी जापान में सही है, लेकिन मिस्ट्राल जो है ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। ठीक है, ये गलत है। तो है कहाँ, सवाल उड़ जाता है मेरे दोस्त। तो मिस्ट्राल जो है आपका, बताइए कहाँ है, ये जवाब देना है। तो मिस्ट्राल जो है आपका ठीक है, तो मिस्ट्राल जो है आपका याद रखिएगा भूमध्य सागर के उत्तरी पश्चिमी भाग में ये होता है, जो कि स्पेन, फ्रांस उधरी मतलब उस देश के एरिया में फैला हुआ आता है। फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, उस क्षेत्र को प्रभावित करता है ये मिस्ट्राल पवन। ठीक है, चलिए ज़्यादा जानकारी बाद में। 27वां प्रश्न का जवाब देंगे निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है मेरे दोस्त। तो देश है, मुद्रा है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए नहीं का सवाल बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आपको प्रैक्टिस करवा रहा है। तो बताइएगा बरहीन की अगर राजधानी पूछा जाए, बरहीन का राजधानी अगर पूछे तो मनामा याद रखिएगा, मनामा है। ठीक है, लेकिन इसका क्या दिनार सही है, एकदम सही है, इसमें कोई शक नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, तो बरहीन का मुद्रा जो है दिनार होगा। मंगोलिया का बताइएगा, मंगोलिया का जो है आप बताइएगा जो है करेंसी क्या है। तो आप याद रखिएगा तुगरिक, क्या नाम है, तुगरिक याद रखेंगे, मंगोलिया का है। क्योंकि इसका राजधानी अगर पूछे तो उलान बटोर। ठीक है, याद रखिएगा उलान बटोर कह सकते हैं।
मलेशिया का बताइएगा। मलेशिया का मुद्रा की बात अगर करें तो क्या है, तो रिंगिट है, एकदम सही है। लेकिन इजराइल का है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डॉलर नहीं है। इजराइल का जो है डॉलर नहीं है, उसका जो है न्यू शेकल। 28वां प्रश्न का जवाब दीजिए। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, ठीक है, सिंधु नदी जो है अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल है, क्या है बताइएगा। इसका उद्गम स्थल बताइए क्या होगा, ये बताइए। तो सिंधु नदी जो है अरब सागर में गिरती है और इसका उद्गम स्थल बताइए कहाँ है सिंधु नदी का, ठीक है। अरब सागर में गिरती है तो आपको पता चल गया, एक प्रश्न तो बन गया। लेकिन उद्गम स्थल पूछे तो क्या जवाब दीजिएगा। तो उद्गम स्थल की अगर बात करें तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है, कैलाश हिमानी, ठीक है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है, याद रखिएगा। अगर इसका लंबाई अगर पूछे, अगर सिंधु नदी का लंबाई पूछते तो आप क्या बताइएगा, तो याद रखिएगा 3610 मतलब 3610 किमी, याद रखिएगा, ठीक है। कैलाश हिमानी जो है यह नदी जो है तिब्बत और कश्मीर के बीच बहती है, ठीक है। ये तिब्बत याद रखेंगे, तिब्बत, ती से तिब्बत याद रखिएगा, के से कश्मीर याद रखिएगा, के बीच बहती है, याद रखिएगा। यह नदी जो है लेह में भारत में प्रवेश करती है। यह जो नदी है कैलाश हिमनी जो है, आपको कहा जाए या सिंधु नदी को कहिए कि प्रवेश करती है, कहाँ से करती है, तो लेह से में भारत में प्रवेश करती है। लेह के जो है एरिया आपका जो टेरिटरी बन गया है वहाँ से, ठीक है। चलेंगे आगे। ऐसे थोड़ी सी जानकारी अगर जानना है तो जान लीजिए। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम मिलकर जो है पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है, बस इतना ध्यान रखिए। सहायक नदी है और क्या, सतलज से, ठीक है। सिंधु नदी कोई छोटा नदी नहीं है मेरे दोस्त। चलिएगा 29वां प्रश्न का जवाब देंगे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को जो है सुमेलित कीजिए सूची 1 सूची 2 को, ठीक है। तो देखिए सूची 1 सूची 2 में जो मिलान करना है, चलिए थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अब बताइए, अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा। तो बताइए खेतड़ी, खेतड़ी जो है बताइएगा तांबा है, क्या है, इसमें से 4 ऑप्शन है आपके सामने है, बताएंगे। तो याद रखिए खेतड़ी जो है एक तांबा है, एकदम सही है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, सुमेलित कीजिए, ठीक है। सुमेलित करना है, मिलान करना है, ठीक है। खेतड़ी तांबा है तो ए का 1 होगा, एकदम सही है, एकदम सही है। तो सी आपका गलत हो गया क्योंकि 4 हो गए, ठीक है। नेवली, नेवली बताइए क्या है, नेवली क्या दूसरा सही है। तो नेवली भी जो है आपका लिग्नाइट है, एकदम सही है, ठीक है। याद रखेंगे बी होगा और ये होगा, तो जिसमें 2 होगा तो ये तो कट गया, ये कट गया, आपका बचा बी और डी, ठीक है। चलिए ये भी सही है। जादू घोड़ा, अब यहाँ कंफर्म हो जाएगा कि आपका सही है कि नहीं। तो जादू घोड़ा जो है आपका गलत है। जादू घोड़ा जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, यूरेनियम। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है यूरेनियम, ठीक है। तो सी का 4 था, याद रखेंगे सी का 4 है। अब बचा केंद्रमुख, केंद्रमुख जो है लोहा था, याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, डी यहाँ हो गया, ठीक है। तो क्लियर, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी लगाया है उन्होंने सही जवाब लगाया। चलेंगे 30वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 30वां प्रश्न बताइए मेरे दोस्त। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है, बताएंगे। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है, वो बताइए कौन सा सम्मिलित नहीं है। क्योंकि नहीं से आपको कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, क्योंकि नहीं पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं लोग। तो बताइएगा, इसमें 4 प्रश्न हैं, आप जवाब देंगे। स्पीड करके आप देख लेंगे, अगर लगता है आपको स्लो है तो, ठीक है। तो जिन्होंने 30वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना जो है ये गरीबी रेखा से नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। नहीं तो सब है, राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम है, अन्नपूर्णा है, उपरोक्त में तो आएगा नहीं, ये गलत हो गया। तो चलिए 31वां प्रश्न का जवाब देंगे मेरे दोस्त। 31वां प्रश्न है, इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था, समूह सेवा के विचार को दिया था, ये बताइए। 31 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिए आज जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है मोहम्मद कहिए यूनुस, यूनुस याद रखिए, यूनुस नाम है, यूनुस याद रखिएगा, ठीक है। मोहम्मद यूनुस कह सकते हैं। आगे चलेंगे, चलिए 32 का जवाब देंगे। मध्याह्न जो है मध्याह्न कहिए या मध्याह्न भोजन जो होता है, मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है, बताइएगा।
मध्याह्न जो भोजन होता है, जो दोपहर का कहिए, किसके मतलब वित्तीय अवस्था जो है व्यवस्था की जाती है, प्रबंध कहिए, अवस्था कहिए, जो कहिए, किसके द्वारा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, किसके द्वारा करते हैं बताइएगा। तो आप जानते हैं कि राज्य सरकार और खाद्य जो है रसद विभाग द्वारा तो नहीं करते हैं। उपभोक्ता मामले एवं कल्याण विभाग द्वारा क्या लगता है, तो नहीं, इसके द्वारा भी नहीं किया जाता है। कार्यक्रम जो है कार्यान्वयन जो है मंत्रालय द्वारा, नहीं, ये आपका निकलता है ऑप्शन नंबर डी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जो कि जो दोपहर का भोजन हम लोग होता है बच्चों के लिए करवाया जाता है स्कूल में वो। ठीक है, क्लियर। चलिए 33वां प्रश्न का जवाब देंगे। समन्वित, ठीक है, समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। इसमें नहीं का सवाल आपसे ज़्यादा पूछता है, तो आज प्रैक्टिस सेट जो 13 दे रहे हैं आप, उसमें आपका जो है प्रश्न जो है नहीं पे ज़्यादा है, तो आप जवाब देंगे। इसमें 4 ऑप्शन है, जवाब दीजिए। क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिएगा, आपका कमेंट का इंतज़ार है मुझे, आप जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। 33वां प्रश्न का जवाब दीजिए मेरे दोस्त। तो याद रखिए, जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है परिवार नियोजन, उन्होंने सही जवाब दिया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है। अब इसका थोड़ी सी जानकारी अगर चाहते हैं तो देख लीजिए। परिवार नियोजन जो शुरुआत हुआ था, अगर पूछा जाए तो कब, तो याद रखिएगा ये जो बाल जो है विकास परियोजना के अंतर्गत आता है, तो ये याद रखिएगा 1975 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 34वां प्रश्न, भारत में जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ। ठीक है, बताइएगा भारत में जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है कब आरंभ हुआ, मेरे दोस्त बताएंगे और कमेंट करते रहेंगे। आपके कमेंट को मैं देख रहा हूँ, आप कमेंट करते रहेंगे, फटाफट दीजिए, इसका जवाब दीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, बताएंगे कब आरंभ हुआ था। ठीक है, तो जवाब दीजिए मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा, इसका जो है आप जानते हैं कि गांधी जी का जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर को। ठीक है, तो उन्हीं के याद में कहिए, चाहे उन्हीं के समय कहिए, जो है 2 अक्टूबर को हम लोग क्या किए कि विकास कार्यक्रम आरंभ किए। तो कब किए, तो 1952 में, याद रखेंगे 1952 में, 2 अक्टूबर 1952 में हम लोग ये है जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ किए थे। ठीक है, अब ऐसे और भी डिटेल है जो कि आपको PDF के माध्यम से दे दिया जाएगा। चलते हैं 35वां प्रश्न, बताइए 35, काली क्रांति संबंधित है। अब बताइए कि काली क्रांति जो है, बताइए संबंधित है तो किससे संबंधित है, बताएंगे। काली, अब ऐसा काली क्या है, तो कोयला ही काला है, तो उस हिसाब से आप बता सकते हैं। तो कोयला जो है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है काली क्रांति, उन्होंने सही जवाब दिया है कोयला, काली कोयला। याद रखेंगे, अगर आपको मत्स्य से पूछे, अगर मत्स्य उत्पादन से पूछे, मछली उत्पादन से, तो आप जानते हैं कि नीला। क्यों नीला, क्योंकि पानी हमारा जो है समुद्र का पानी जो है नीला होता है, इसके लिए हम लोग मत्स्य उत्पादन को भी नीला क्रांति के नाम से जानते हैं। अब बच्चा, कच्चा तेल जो उत्पाद है वो बताइए किसके लिए है, जो कच्चा तेल है, तो कच्चा तेल को भी हम लोग क्या कहते हैं, काली क्रांति ही कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, काली क्रांति ही कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है कच्चा तेल में, कि अगर आपका कोयला है ऑप्शन में, तो आप एकदम नहीं लगा सकते कच्चे तेल को। ठीक है, नहीं, तो अगर रहता कि कोयला नहीं है, तो आप कच्चे तेल को ही काली क्रांति कह सकते थे। ठीक है, यहाँ कन्फ्यूजन मैंने दूर कर दिया। अगर दोनों में से एक ऑप्शन रहे तो ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा सही करिएगा, और ऑप्शन नंबर बी को नहीं। अगर ऑप्शन नंबर सी कोयला नहीं रहा तो ऑप्शन नंबर सी को, बी को आप डन करिएगा। ठीक है, क्लियर कर दिया मैंने, आगे चलिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे 36, ग्लोबल हैंगर इंडेक्स जो है 2023 में भारत का स्थान क्या था। अगर मेरा आप करंट अफेयर देख रहे हैं 9 बजे, सुबह का 9 बजे का देखते हैं करंट अफेयर, तो उसमें आप जो है इंडेक्स के बारे में, सूचांक के बारे में आप जरूर अगर पढ़े होंगे तो टिक आउट करिएगा। तो ग्लोबल हैंगर इंडेक्स जो है 2023 में भारत का स्थान क्या है, बताएंगे। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है 111। ठीक है, याद रखिएगा। चलें आगे। ऐसे ये बताइए, ग्लोबल हैंगर इंडेक्स में प्रथम स्थान पे कौन है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रथम स्थान पे बताइएगा। 37वां प्रश्न का जवाब देंगे। 37वां प्रश्न क्या है कि रसायन क्षेत्र में 2023 के लिए निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। मेरे दोस्त, नहीं किया गया मतलब 3 का आंसर तो सही होगा, 1 का जो है सही आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो आप बताइए 37वां प्रश्न का जवाब दीजिए, कौन सा आंसर होगा। तो याद रखिए, जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया
उन्होंने सही जवाब दिया है क्योंकि इसमें नहीं पूछा था, मतलब लुई ब्रूस एकदम सही है। मोंगी जी वारवेडी, याद रखिए वारवेडी नाम है, वो भी थे, याद रखिएगा। रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। एलेक्सी एल इकिमो, ये भी जो है तीनों जो हैं नोबेल पुरस्कार मिला था, लेकिन डी विसमैन को नहीं मिला था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। 38वां प्रश्न का जवाब देंगे। 38वां प्रश्न क्या बोलता है, चलिए ध्यान देते हैं। एशियन गेम्स जो है 2023 में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? बताइएगा। एशियन जो गेम हुआ 2023 में, बताइएगा भारत में अपना जो है पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? कौन सा ऐसा खेल था जिसमें हमारा भारत जो है जीता था? बताएंगे पहला, बताइएगा कौन सा खेल। ठीक है, एशियन गेम्स में बता रहा हूँ, ठीक है, तो वो बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए शूटिंग, शूटिंग में ही जीता था, याद रखिएगा। ठीक है, शूटिंग में याद रखेंगे। और ये आयोजन जो हुआ था एशियन गेम चीन में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चीन में हुआ था, याद रखिएगा। इस खेल का प्रथम जो है शूटिंग में जीता था स्वर्ण पदक। ठीक है, चलिए 39वां प्रश्न का जवाब देंगे। 39वां प्रश्न क्या है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा जो है दिवस कब मनाया जाता है? सांकेतिक भाषा जो है दिवस कब मनाया जाता है, ये बताएंगे। चलेगा, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है मेरे दोस्त? तो बताइएगा सांकेतिक भाषा कब मनाते हैं। 39वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है 23 सितंबर, उन्होंने सही जवाब दिया है, याद रखेंगे। अगर 2023 का अगर थीम पूछते तो थीम पे मैंने वीडियो नहीं बनाया है। इसका थीम क्या है? एक जैसी दुनिया जहां हर जगह वाधिर लोग हों, इस तरह का थीम है, याद रखिएगा। एक जैसी दुनिया, याद रखिएगा। चलिएगा 40वां प्रश्न का जवाब देंगे। 40वां प्रश्न का है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमानित की गई है? कितना अनुमानित किया गया है मेरे दोस्त? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी 6.7% किया गया है, याद रखेंगे। अगर पूछा जाए म्यूडीज रेटिंग एजेंसी अगर पूछे तो 5.9 दिया है, याद रखेंगे। ठीक है, फीचर रेटिंग एजेंसी 6.3 दिया है। लेकिन अगर जीडीपी वृद्धि का अगर दर दे संयुक्त राष्ट्र के तहत देखा जाए तो याद रखिएगा 6.7% दिया है, याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह बांटा हुआ है कि कौन कौन दिया है, कौन सा एजेंसी दिया है। ठीक है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना जो है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? 41 का आंसर का जवाब देंगे। तो आप जानते हैं अभी आजकल हमारे महिलाओं पे जो है हमारा बिहार ही है जो कि आगे की ओर, आरक्षण की ओर, जितनी भी चीज़ों की ओर देखा जाए तो आगे है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। 41वां प्रश्न का जवाब दें। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया? बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो याद रखिएगा जिन्होंने 41 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर ए दिया है बिहार, उन्होंने सही जवाब दिया है। ठीक है, आगे की ओर चलेंगे। 42 का आंसर का जवाब देंगे। सतत विकास रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइएगा सतत विकास में प्रथम स्थान कौन सा देश रहा है? 42 का आंसर का जवाब देंगे जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है फिनलैंड, उन्होंने सही जवाब दिया है। चलिए फटाफट खत्म करते हैं मेरे दोस्त, अब हो गया जितना समझाना था। अब आंसर का जवाब दीजिए। विश्व आर्थिक मंच WEF की बैठक 2023 में कहाँ आयोजित किया गया है? बताएंगे कहाँ आयोजित किया गया है, इसका जवाब देंगे। 43 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए दावोस, याद रखिएगा दावोस में किया गया है। बताइएगा WEF का फुल फॉर्म जान गए, जो है विश्व आर्थिक मंच है, याद रखेंगे। अगर इसका पूछ दे मुख्यालय तो कहाँ बताइएगा मेरे दोस्त? बताइएगा दावोस जो है आपका ये स्विट्जरलैंड में, बस इतना जान लीजिए। चलिए ज़्यादा में टाइम लग जाता है मेरे दोस्त, चलिए जल्दी जवाब देना है। ICC विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? बताइएगा किसे नामित किया गया है ICC विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में? बताइएगा। 44वां प्रश्न का जिन्होंने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी शाहरुख खान, उन्होंने सही जवाब दिया है। ठीक है, 45वां प्रश्न का जवाब दीजिए। किस मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल को लॉन्च किया गया है? बताइएगा किस मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल को लॉन्च किया गया है? बताइएगा कौन सा ऐसा है मंत्रालय जो कि लॉन्च किया गया है साथी पोर्टल? बताइएगा। 45वां प्रश्न का जवाब जिन्होंने ऑप्शन नंबर दे दिया है कृषि मंत्रालय, उन्होंने सही जवाब दिया है। चलेंगे ऑप्शन नंबर 46 का आंसर जवाब देंगे। 46 का आंसर जवाब देंगे वेवान यूथोंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने? बताइएगा किस देश के नए राष्ट्रपति बने? 46 का आंसर का जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी
वियतनाम, वियतनाम याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। सर्वाधिक वना आवरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है मेरे दोस्त? बताइएगा, सर्वाधिक जो वना आवरण प्रतिशत वाला जो राज्य है कौन है, बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे 47 का। तो अरुणाचल प्रदेश आपके ऑप्शन के हिसाब से जो है अरुणाचल प्रदेश है, याद रखिएगा। 2021 के हिसाब से देखेंगे रिपोर्ट के अनुसार, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश जो है ज़्यादा है, याद रखेंगे। अगर प्रतिशत में पूछे, अगर मिजोरम ऑप्शन रहता ना तो आजकल अभी मिजोरम हो जाता, मिजोरम आगे हो जाता, फिर अरुणाचल प्रदेश सेकंड हो जाता, याद रखिएगा। मिजोरम था नहीं इसलिए। और थर्ड में कौन था? मेघालय। देखिए थर्ड में है तो दूसरा में ये था, ठीक है। यहाँ पे अगर मिजोरम आ जाता है मेरे दोस्त तो पीछे हो जाता अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार द्वारा 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? मतलब केंद्र सरकार द्वारा जो है 500 गीगावाट जो है अक्षय ऊर्जा था, लक्ष्य प्राप्त करने का जो है लक्ष्य कब तक रखा गया था? मतलब लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया था, ये पूछता है। देखिएगा, बताएंगे। तो याद देखिए 2030, 200 नहीं 2030 याद रखेंगे। चलेंगे 49वां प्रश्न का जवाब देंगे। 49वां प्रश्न है, पुस्तक द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन के लेखक कौन है? योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन का लेखक कौन है? 49 का आंसर का जवाब देंगे। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है रूपा पाई, उन्होंने सही जवाब दिया है, ठीक है। 50वां प्रश्न का जवाब देंगे। 50वां प्रश्न है कि 21वें एशियन गेम्स जो है 21वें एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बताइएगा 21वें एशियन गेम्स का जो है आयोजन कहाँ किया जाएगा, ये जवाब देंगे। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 21वें बताइएगा। तो याद रखिएगा, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है कतर, उन्होंने सही जवाब दिया है, ठीक है। अगर एशियन गेम्स 21वां पूछे तो कतर, और अगर 19वां पूछ दे तो क्या बताइएगा? 19वां एशिया गेम चीन, याद रखेंगे। अगर 20वां पूछ दे तो जापान, 20वां है ये जापान, ठीक है। अगर कतर पूछ दे फिर से तो 21वां जो है जानिए रहे। 22वां बताइए, 22वां सऊदी अरब। 22 में अगला 22 में कब होने वाला है? 22 में जो होने वाला है जो कि 2034 में होगा, याद रखिएगा 2034 में जो होगा वो होगा सऊदी अरब में 22वां, ठीक है। 21वां 23 में हुआ, ध्यान रखिएगा। बताएंगे ये जो 21वां आप देख रहे हैं ना, 21वां एशिया गेम आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कतर में। 21वां जो है कब आएगा ये तो मैंने नहीं बताया, ये मैंने बताना भूल गया था। ये 21वां जो है आपका 2023 में होगा, 30 में, याद रखिए 23 में नहीं 30 में, ठीक है। 23 शब्द से निकल गए लेकिन 30 था, मैंने बोला था, ठीक है। चलेंगे आगे। जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके तरंग दैर्घ्य जो हैं पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त, बताएंगे। 51 का आंसर का जवाब देंगे। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है परिवर्तित हो जाता है, वो सही जवाब दिए हैं, ठीक है। परिवर्तित हो जाता है, याद रखेंगे। चलेंगे, साइंस का शुरू हो गया है, 51 का क्वेश्चन हो गया, 52। चलिए 52 का आंसर का जवाब देंगे, फटाफट जवाब देना है मेरे दोस्त। साइंस का 25 क्वेश्चन। चलिए, एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया है? कितने मूल मात्रक हैं बताइएगा? मात्रकों को स्वीकार करते हैं हम लोग, कितने बताएंगे? तो ऑप्शन नंबर जो 7 है आप समझ जाइए, वही आंसर है आपका। तो कौन कौन है आप जान सकते हैं। चलिए, एल से लंबाई को इंडिकेट करते हैं, लंबाई को हम लोग मीटर में एम से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, पहला हो गया। द्रव्यमान आप डी से याद करिएगा, ठीक है, द्रव्यमान को करेंगे। और के से किलोग्राम को याद करेंगे। तो 1 और 2 हो गए, ठीक है। ये मैंने बता रहा हूँ एसआई मात्रक 7 जो मैंने डिसाइड किया, मतलब 7 जो है मूल जो है इम्पॉर्टेंट। टाइम देखिए, आप समय देख सकते हैं, मिनट जो है आप समय टाइम जो है आपको सेकंड में देखना है, STS कर देंगे, समझ गए। विद्युत धारा V से करेंगे, एम्पियर, ठीक है, A से करेंगे तो 1 2 3 4 हो गए, है ना। 4 आपको अभी तक मैंने बता दिया। T से ताप याद रखेंगे और K से केल्विन याद रखेंगे। TK याद रखिएगा, ये आपका 1 2 3 4 5 हो गए। 2 और बचे मेरे दोस्त, चलिए 2 को और बता देता हूँ, इसे थोड़े से साइड कर देता हूँ, ठीक है। अब बताइए 2 और कौन कौन बचे? तो ज्योति तीव्रता, JY करते हैं, ज्योति तीव्रता याद रखेंगे। K से कैंडल करेंगे, K से
कैंडिला, याद रखिएगा। एक है आपको पदार्थ की मात्रा, अमोल। ठीक है, ये आपके 7 हो गए, और जितनी भी जानकारी है पीडीएफ के माध्यम से फिर मिलेगा। चलेंगे 53 का आंसर का जवाब देंगे। 53 का आंसर का जवाब है निम्नलिखित में से पदार्थों के अम्लीय या क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक है। बताइएगा प्राकृतिक सूचक क्या है मेरे दोस्त, बताएंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी है, 1 2 3 4 सभी होंगे। मतलब अगर पूछा जाए अम्लीय या क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक अगर पूछे तो दोनों होंगे। याद रखिएगा इसमें देखिए प्राकृतिक सूचक है, प्राकृतिक सूचक में अगर पूछे तो लिटमस भी है, हल्दी भी है, लौंग भी है और बनियाल भी है, सभी है बनियाल, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका सही है, याद रखेंगे। मानव निर्मित में अगर पूछते था तो लिटमस तो होगा ही, लाल पत्ता गोभी होगा, हल्दी प्याज होगा, बैनिलिया होगा, लौंग होगा, ये सब जो है प्राकृतिक सूचक में मैंने बताया। ठीक है, लेकिन मानव निर्मित में तो मैंने नहीं बताया, है ना। तो मानव निर्मित में अगर बोला जाए तो मानव निर्मित में बताइए कौन सा होगा, आप जवाब देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, जो हम लोग बनाते हैं और क्या। 54 का आंसर करवा देंगे, फाइबर ऑप्टिकस किस सिद्धांत पर कार्य करता है। फाइबर ऑप्टिकस जो है किस सिद्धांत पर काम करता है मेरे दोस्त, याद रखिए। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, उन्होंने सही जवाब दिया है, याद रखेंगे। 55 का आंसर का जवाब देंगे। 55 का आंसर का जवाब दीजिएगा, बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है। बताइएगा चमकीला बनाने वाला पदार्थ जो है कौन है, ये बताइएगा। तो याद रखिए जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है जिंक ऑक्साइड, उन्होंने सही जवाब दिया है। ठीक है, 56 का आंसर का जवाब देंगे, मेढक के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। मेढक के संबंध में बताइए, तो 3 आंसर सही होंगे, एक गलत है। तो क्या लगता है, त्वचा से सांस लेता है, एकदम लेता होगा, बिना त्वचा के सांस लिए रह ही नहीं सकता मेढक। क्या मैंने सही बोला? अगर नहीं तो आप कमेंट करेंगे। तो याद रखिएगा जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी लगाया है उन्होंने सही लगाया, क्योंकि पूछ रहा है कथन असत्य मतलब नहीं। तो याद रखिएगा त्वचा से सांस लेता है, एकदम सही है। सित रक्त प्राणी है, एकदम है। यह उभयचर वर्ग के अंतर्गत आता है, एकदम आता है। लेकिन कायांतरण के आंत बड़ी हो जाती है, ये नहीं बताया। ठीक है, चलेंगे 57 का आंसर का जवाब दीजिएगा। 57 का आंसर का जवाब दीजिए, निम्न में से कौन सी जो है रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप में पाई जाती है। सक्रिय रूप में पाई जाती है, 57 का आंसर का जवाब देंगे। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है एलिथ्रिन, उन्होंने सही जवाब दिया है, ये ध्यान रखेंगे। चलेंगे 58 का आंसर का जवाब देंगे। 58 का आंसर का जवाब देंगे, तो 58 का आंसर का जवाब है कि एक कार्बन जो है क्रेडिट का मान कितना होता है। बताइएगा क्रेडिट का मान जो है, एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होगा। तो याद रखिए जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है शॉक की ग्रा CO2, उन्होंने सही जवाब दिया है, याद ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे 59 का आंसर का जवाब देंगे, मानव शरीर के भार का कुल कितना हिस्सा ऑक्सीजन होता है। बताइएगा कुल कितना हिस्सा जो है ऑक्सीजन होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी 65% होता है, याद रखेंगे। चलेंगे आगे की ओर, चलिएगा 60 का आंसर का जवाब देंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमलित नहीं है मेरे दोस्त। तो कौन सा सुमलित जो है नहीं है वो बताइएगा। तो याद रखिए सुमलित नहीं है, सवाल उठ रहा है मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बताइएगा मैग्नीशियम जो है आपका क्या सही है, तो एकदम सही है। मैग्नीशियम जो है आतिशबाजी के लिए हम लोग क्या है होता है मैग्नीशियम। मैग्नीज जो है फर्टिलाइजर होता है, एकदम सही है। टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब है, एकदम इलेक्ट्रिक बल्ब में उपयोग करते हैं, ये बोलता है। तांबा जो है आपका नहीं, तांबा जो है ये जो आपका है ना ये गलत है, यही आपका सही आंसर होगा। ये जो गैल्वेनीकरण जो है ये नहीं होगा, याद रखिए तांबा में गैल्वेनीकरण नहीं होता है। ये गैल्वेनीकरण जो है जिंक में होता है, किसमें, जिंक में। क्लियर हो गए, चलेंगे आगे की ओर मेरे दोस्त। चलेगा 61 का आंसर का जवाब देंगे। 61 का आंसर का जवाब है फास्फोरस का कौन सा जो अप्रूफ है अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है। बताइएगा कौन सा ऐसा है जो फास्फोरस है जो कौन सा अप्रूफ है फास्फोरस का जो कि अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है, कौन सा है बताइएगा। तो आप जानते हैं श्वेत फास्फोरस जो है जल उठता है, ध्यान रखिएगा। श्वेत फास्फोरस मतलब सफ़ेद, ठीक है।
62 का आंसर का जवाब देंगे कि निम्नलिखित में से किसका मात्रक जो है अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होता है, अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होता है वो बताइएगा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी लगाया है H2SO4 उन्होंने सही जवाब लगाया है। अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होता है H2SO4 होता है, एकदम सही जवाब है। चलेंगे 63 का आंसर का जवाब देंगे मेरे दोस्त। 63 में है कि सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है, कौन सी जो है गैस जो है प्रभावित नहीं होती है ये बताइएगा। तो याद रखिएगा नाइट्रोजन जो है नहीं होती है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है हवा से भी हल्का होता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज। चलेंगे 64वां प्रश्न का जवाब देंगे। 64वां प्रश्न है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है मेरे दोस्त। तो आप जानते हैं कान में होती है सबसे छोटी, फीमर तो जांघ का है आप जानते हैं। तो बताइएगा सबसे छोटी कान में स्टेपिस। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए लगाया उन्होंने सही जवाब लगाया मेरे दोस्त। ठीक है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र बताएंगे। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है, बताइएगा कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जिन्होंने NaOH लगाया है उन्होंने सही जवाब लगाया है, याद रखिएगा। 66वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो बताइएगा निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है, बताइएगा कौन है ये पूछ रहा है, कौन सा कहिए या कौन है बताएंगे। तो पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है, 66वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है यूरेनियम उन्होंने सही जवाब दिया है, ये ध्यान रखेंगे। 67वां प्रश्न का जवाब देंगे। 67 का प्रश्न का जवाब देंगे निम्नलिखित में से कौन सा तना का उदाहरण जो है नहीं है, तना का जो है उदाहरण नहीं है वो बताइएगा। तो याद रखिएगा 67 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी शकरकंद, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी शकरकंद याद रखेंगे। आगे चलेंगे 68 का आंसर का जवाब देंगे मेरे दोस्त। अभावजन्य रोग जो है किसे कहते हैं, अभावजन्य रोग जो है किसे कहते हैं, 68 का आंसर का जवाब देंगे। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोग को ही अभावजन्य रोग कहा जाता है मेरे दोस्त। मलेरिया से प्रभावित होने वाले अंग का नाम बताएंगे, मलेरिया से जो प्रभावित होने वाला अंग है कौन सा होता है मेरे दोस्त। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा पिलिया, याद रखिएगा पिलिया जो है स्पिनल जो है प्रभावित होता है मेरे दोस्त मच्छर काटने से। चलेंगे 69 हो गए हैं और 70 प्रश्न का जवाब देंगे। वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप जो है नहीं होता है मेरे दोस्त क्या कहलाता है, बताएंगे क्या कहलाता है। 70 का आंसर का जवाब देंगे। तो 70 का आंसर का जवाब जिन्होंने संश्लिष्ट तंतु कहा है उन्होंने सही जवाब दिया है, संश्लिष्ट तंतु याद रखेंगे। चलेंगे 71वां प्रश्न का जवाब देंगे मेरे दोस्त। सेट प्रैक्टिस आपको PDF रात में मिल जाएगा, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है मेरे दोस्त, कौन सा जो है अनुवांशिक रोग नहीं है। तो 71 का ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा डेमेंशिया जो है अनुवांशिक रोग नहीं है। हिमोफीलिया वर्णधता जो है वो है और टर्न सिंड्रोम ये सब जो है आपका अनुवांशिकता है, ध्यान रखेंगे। 72 का आंसर का जवाब देंगे। हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, बताइएगा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है कौन करता है मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट। 73वां प्रश्न का जवाब देंगे। 73वां प्रश्न का जवाब देंगे भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली अश्रु गैस में कौन सी गैस होती है, अश्रु गैस में जो है कौन सी गैस होती है बताइएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज मैंने ये प्रैक्टिस सेट करवाया है। अगर अश्रु गैस का मैंने करवाया है साइंस का, अगर 2 बजे का देखे होंगे तो इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी अमोनिया, क्या है अमोनिया, ठीक है। 74 का आंसर का जवाब देंगे मेरे दोस्त। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज या ग्लाइकोजेन में परिवर्तित, ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित होता है मेरे दोस्त, बताइएगा। शरीर का अतिरिक्त जो ग्लूकोज होता है हमारा ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित होता है। 74 का आंसर का जवाब देंगे। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है यकृत उन्होंने सही जवाब दिया है मेरे दोस्त। 75 और आखिरी प्रैक्टिस सेट आपका जीके और साइंस का खत्म होने वाला है। मैथ का आपका हमेशा 4 बजे चलता है, ध्यान रखेंगे। 9 बजे आपका हमेशा चल रहा है करंट अफेयर, ध्यान रखेंगे। थोड़े से लेट चलते हैं लेकिन टाइम वही है। और आपका 10 बजे
10 बजे हमेशा प्रैक्टिस सेट चलता है, जिसमें 2 प्रैक्टिस सेट और बचा है ड्यूटेरिया का, फिर खान सर का चलेगा। और आप याद रखेंगे 12 बजे आपका सार संग्रह चलता है और एक आपका बिहार का प्रैक्टिस सेट चलता है, बिहार जीके के लिए स्पेशली, और 2 बजे आपका साइंस का, और 6 से 8 के बीच में आपका जो है रिमाइंडर का सामान्य ज्ञान चलता है, जिसमें अकबर का आज वीडियो डाल दिया गया है। बाबर, अकबर और शेरशाह सूरी, ये तीनों का डाल चुका है वीडियो। 75 का बताइए H9N2 इन्फ्लुएंजा जो है वायरस के कारण, इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है, बताएंगे कौन सा रोग हो जाता है मेरे दोस्त। 75 का आंसर का जवाब जिन्होंने दिया है वर्ड फ्लू, उन्होंने सही जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज के लिए इतना ही। नलिन अकेडमी को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें, धन्यवाद। और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें, कुछ गलतियों को माफ़ करें। जय हिंद, जय भारत।